अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव, एक नया प्लेटफॉर्म, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया दैट इज सोली फॉर मार्केटर्स, सोली फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स पीपल। अच्छा, इसमें हम ये चाहते हैं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट साइंसेज की फैकल्टीज, ये इन सब के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को, ब्रांड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, ट्रेड मार्केटिंग, शॉपर मार्केटिंग, मार्केटिंग तमाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड करेंगे, कुछ हमारे इनपुट्स, कुछ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के। हम एट द एंड ऑफ दिस आवर एम इज के हम इस इंडस्ट्री को ग्रूम कराएं, इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में फरोग दें, इसकी बेहतर समझ पाकिस्तान में भी मुंतकिल करें। जब हम काम करते हैं ग्लोबल ब्रांड्स के साथ, ग्लोबल कंपनीज के साथ, वी वांट कि हम कुछ सीखें भी, हम कुछ सिखाएं भी, और जब ये टू वे प्रोसेस होगा तो इंशाल्लाह ताला हम सब इसमें बहुत कलेक्टिवली ग्रो करेंगे एंड दैट विल बी अ म्यूचुअल ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे साथ इस वक्त आतिफ साहब मौजूद हैं मैकब्लू से, जो कि यूके बेस्ड फर्म है और पिछले 10 से 12 साल से मार्केट को सर्व कर रही है ग्लोबली, नेशनली, विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड भी पाकिस्तान, और मार्केट लीडर्स हैं कंसल्टेंसी में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में। जो ब्रांड्स लोकली ग्रो करना चाहते हैं फॉरेन मार्केट्स में, उनको वो जगह, वो मौका, वो एवेन्यूज फराहम करते हैं। आतिफ साहब, मैं चाहता हूं आप प्लीज 1 मिनट लीजिए। ये बड़ा अनजस्ट होगा, मैं आपका इंट्रोडक्शन उस तरह शायद ना करा सकूं। आप 1 मिनट दीजिए प्लीज, और बताइए आपका जर्नी, अपना इंट्रोडक्शन, ताकि हम मार्केट को बता सकें। ये दिस प्लेटफॉर्म इज टिपिकली फॉर ऑल दोज जो उन तमाम जगहों पे नहीं जा सकते जहां सीखने के लिए उन्हें सालों चाहिए। हम ये उन सब तमाम जगह के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ सर थोड़ा सा आप इसको उर्दू में भी लेके चलिए, क्योंकि एक मिथ भी है कि आपकी उर्दू बड़ी कमजोर है। तो फिर सर मैं चाहता हूँ आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए और थोड़ा सा हमें बताइए अपने बारे में। ओके जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम इबाद। आप लोगों की बहुत अच्छी कोशिश है एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नहीं मेरी उर्दू बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। आई बिलोंग टू उर्दू स्पीकिंग फैमिली बाय द वे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड एंड वेरी प्रोफिशिएंट। जब जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है तो मैं बड़ा प्रोफिशिएंट हूँ उर्दू के अंदर, और बहुत रवानी के साथ उर्दू बोलता हूँ। और मेरा ख्याल है, मैं टीवी पे बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स को सुनता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनता हूँ। तो और जब मैं अपनी उर्दू सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी उर्दू बोलता हूँ। ओके। अच्छा, जहाँ तक आपका इसका बात है कि मेरी जर्नी, वेल इट्स बीन 24 इयर्स इस साल अप्रैल में, कि जितने टाइम से हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं जी, हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जिसमें यूके है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज है, बांग्लादेश है, इंडिया है, आई मीन यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्रिस्प और क्लियर है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मल्टीपल कंट्रीज के अंदर कुछ क्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएट करें, और वो हम कर रहे हैं। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस एक कंट्री की दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं, यूरोप की पाकिस्तान में ले जाते हैं, पाकिस्तान की बांग्लादेश में ले जाते हैं, इंडिया की अफ्रीका में ले जाते हैं, आई मीन। तो इस तरीके से वी आर काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन मल्टीपल बेस्ट प्रैक्टिसेस बीइंग हैपनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, आई मीन। सो अभी तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे रहे हैं, सो फार सो गुड। मैकब्लू जो है वो 2014 में क्रिएट हुई थी, एंड दिस मे 5th ऑफ मे को मैकब्लू इज गोइंग टू हैव 11th एनिवर्सरी बाय द वे, एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह द जर्नी हैज बीन गुड, सो फार सो गुड। आतिफ साहब, आप हमें बताइए कि व्हाट इज बेसिकली ब्रांड मैनेजमेंट, क्या है, क्या आप क्या देख रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त करंटली, ब्रांड कम्युनिकेशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। हम कैसे इन चीजों को देखें? जहाँ तक आपकी ब्रांड कम्युनिकेशन की बात है, कि मैं ब्रांड कम्युनिकेशन को किस तरीके से देखता हूँ, देखिए, ग्लोबली जो ब्रांड कम्युनिकेशन है वो रेवोल्यूशनाइज हो गई है।
अभी भी कुछ डेवलपिंग मार्केट या वो मार्केट जो इमर्जिंग टू बिकम अ डेवलपिंग मार्केट है, वहाँ पे वही ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ ब्रांड कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर फॉलो किया जा रहा है। अभी वेरी रिसेंटली एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें भाई ये बताया गया कि between 2024 till 2025, almost 73% spend being made on shopper marketing has been increased. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप $1 खर्च करते थे अपनी ब्रांड कम्युनिकेशन इनसाइड द रिटेल स्टोर, अब आप ब्रांड उसी ब्रांड कम्युनिकेशन पे $1.73 स्पेंड करते हैं, मतलब 73% जैकअप हुआ है वो आपका सारा का सारा मार्केटिंग स्पेंड। तो जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहां पे हम अब कंज्यूमर से ज्यादा शॉपर को साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम ये बिलीव करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का जो व्हीकल है जो हाउस होल्ड तक लेके जाने के लिए, चाहे वो एफएमसीजी मार्केट हो, चाहे वो सीपीजी मार्केट हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री हो, वहां पे आपका शॉपर बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है। यानी अगर आप अपने शॉपर के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू योर कंज्यूमर, आपका वो जो मार्केटिंग वैल्यू चेन है वो कंप्लीट नहीं होता। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन कि ग्लोबली तमाम ब्रांड, जितने भी सारे बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो अपकमिंग ब्रांड हैं, चाहे वो एस्टैब्लिश ब्रांड हैं, वो सारे के सारे अपने शॉपर के साथ ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपका कम्युनिकेशन बहुत सिंपल और क्रिस्प होके रह गया है। ब्रांड कम्युनिकेशन इज नो मोर रीजन टू बिलीव, ब्रांड कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट रीजन टू बाय। इतना कंपैरेटिव सिनेरियो है। आपको रिटेल एटमॉस्फेयर में अपने शॉपर के साथ इतना विविडली जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ता है कि अगर आपने कोई भी एक लिंक मिस कर दिया अपनी कम्युनिकेशन का, यू माइट नॉट बी एबल टू ग्रास्प योर शॉपर अगेन। सर इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग पे बात करते हैं कुछ करंट एडवर्टाइजिंग, हम कुछ मॉडल्स को लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ हम ब्रांड्स को डिस्कस करें, ना सिर्फ हम खाली हम मैं ये नहीं चाहता हम इस पे बैठ के थ्योरीज डिस्कस करें एंड व्हाट इज द बेस्ट एंड क्या अच्छा होना चाहिए और हो नहीं रहा, नहीं, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये कंपेटिटिव वर्ल्ड है। इधर हम हाईलाइट करेंगे तो हम भी लर्न करेंगे, हम सीखेंगे। तो कुछ अगर हम एडवर्टाइजेस को डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कम्युनिकेशन से बात करें या ब्रांड ऑरा पे बात करें, पोजीशनिंग पे बात करें, मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है गलत हूँ, मशरूब मशरक एक बड़ा रीनोन ब्रांड है जो मशरूब मशरक के नाम से जाना जाता था। उसको हमने हमेशा, उसकी एफिलिएशन हमने हमेशा फेस्टिव्स के साथ देखी। बीइंग सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन, मैंने ये फिगर आउट किया कि जो रमजान का टर्न आउट था वो हमेशा रमजान का एक बड़ा हिट प्रोडक्ट होता था। लेकिन इस बार की जो उसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है टीवीसीज की, जब वो हमने देखी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा गैप आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया उस शख्स के जहन में जो समझता था कि रमजान का मतलब मशरूब है मशरक। आपने बड़ा गैप क्रिएट कर दिया एक डिस्को डाल के, उन चीजों में एक हिप हॉप टच डाल के। तो क्या आप समझते हैं कि इस चीज में इस करंट एडवर्टाइज ने उस मशरूब की, मशरक के मशरूब की ढेरों साल पुरानी साख को मुतासिर किया? अच्छा, पोजीशनिंग मैं वाइज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो देखें, जब आप किसी ब्रांड की बात कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको बात थोड़ी सी खुल के करनी चाहिए। और मुझे जहां तक याद पड़ता है, आई मीन 1.5 months बैक जब आप लोगों की टीम ने मेरे से कनेक्ट किया था, तो ये बड़ी विवैशियसली आपने मुझे बात कम्युनिकेट की थी कि हम बड़े ओपनली ब्रांड्स के हवाले से बात करेंगे। तो आप जब इसको मशरूब मशरक कह रहे हैं, तो मैं समझ गया हूं कि आप किस ब्रांड की बात कर रहे हैं। मशरूब। तो बेहतर यह है कि आप उस ब्रांड का नाम लें। देखिए, आप सिर्फ उस ब्रांड के डायसेक्टर नहीं है, आप उस ब्रांड के कंज्यूमर भी तो है ना।
सर सीखने के पर्सपेक्टिव से, बीइंग अ कंज्यूमर, मैं ये कहता हूँ मेरा दिल बड़ा टूटा रूह अफ़ज़ा के उस ऐड से। अब इस तरह से इसे लेके चल, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ ना सर, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं एक अपने टीचर से भी क्लियर कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह दीगर यूनिवर्सिटीज को लेक्चर भी देते हैं, आप यूके में पढ़ाते भी हैं, आप इसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, बट इट्स फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, दैट इज रूह अफ़ज़ा। तो आप क्या समझते हैं इस चीज पे, कुछ आपके क्या इंसाइट्स हैं? आपने फॉलो करा, देखा उसे? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही देता हूँ, ठीक है? जिस वक़्त मैं रूह अफ़ज़ा का नाम लेता हूँ आपसे, जब आप मशरूब मशरिक़ की बात कर रहे हैं, द ड्रिंक ऑफ एशिया, द ड्रिंक ऑफ ईस्ट बाय द वे, तो उस वक़्त आप एक कैसा ब्रांड पर्सोना क्रिएट करते हैं? मेरा सवाल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि रूह अफ़ज़ा को आप डिफ़ाइन करें, आपके ख़्याल में रूह अफ़ज़ा कैसा होता है? तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट? सर क्योंकि मैंने शुरू से रूह अफ़ज़ा को एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के नाम पे देखा, और रिफ्रेशिंग ड्रिंक के साथ मुझे हमेशा 31 साल की एज मेरी हो गई, और तब से बचपन से देख रहा हूँ इस ब्रांड को, हमें ये याद दिलाया गया कि ये नेकी के जमाने का ब्रांड है, जो कि इस्लामी महीने में निकलता है, हर तरफ नूर फैला हुआ है जनाब। तो मेरे कंसर्न्स हैं कि ये ऐड देख के इस बार मेरा दिल नहीं कह रहा नूर कहाँ है भाई। वो मेरी मेरी रमजान की टेबल के ऊपर, मेरी रमजान की टेबल पे दुआएं होती थी और रूह अफ़ज़ा हमें ठंडा कर दिया करता था। आज मेरी कनेक्टिविटी उससे क्यों चेंज की गई, मतलब अब देखिए देखें, मैं जो जब मैंने रूह अफ़ज़ा का ये टीवी का सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे लंदन में बैठ के जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड के टीवी कमर्शियल्स आते हैं, जितनी आप लोगों की इन स्टोर कैंपेन आती हैं, आई एम वेरी मच इन टच। तो अब मैं आपके सवाल को लेके आगे बढ़ाता हूँ। जब मैंने आपसे कहा कि ये मशरूब मशरिक है, तो आपने मुझे कहा कि नीट है, क्लीन है, कुछ आप इसको बहुत ही ज्यादा आपने इसको रिलीजियस ड्रिंक कर दिया, यानी आपने इसको भाई पक्का सा मुसलमान बना दिया, यू नो आई मीन। वेल, इस बात से मैं आपकी थोड़ी सी डिसएग्री करता हूं कि रूह अफ़ज़ा सिर्फ मुसलमानों का ड्रिंक नहीं है। रूह अफ़ज़ा इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। मशरिक में मुसलमान भी हैं, मशरिक में हिंदूज भी हैं, मशरिक में क्रिश्चियन भी हैं, बट मशरिक का एक अपना वैल्यू सिस्टम है। आप इंडिया चले जाएं, आपको एक अपना वैल्यू सिस्टम नजर आता है। उसमें मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी पर्दा करते हैं, हिंदू भी पर्दा करते हैं, क्रिश्चियन भी वहां पे कुछ ऐसे हैं जो कि पर्दा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इतनी ओपननेस जो कि आपको वेस्टर्न कंट्री में मिलती है, मगरिब में मिलती है, वो आपको इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल यहाँ पे नहीं मिलती। तो इस वजह से हम इसको मशरूब मशरिक या ड्रिंक ऑफ ईस्ट कहते हैं। अब सवाल होता है कि उन्होंने जो अपना टीवी कमर्शियल प्रोड्यूस किया है, क्या वो उस ब्रांड के साथ सिंकअप होता है? देखिए, अगर कोई मुझसे रूह अफ़ज़ा के बारे में बात करे तो मैं दो चार चीजें हैं जिनके ऊपर मैं टच बेस करता हूँ। नंबर वन, कि आपके ब्रांड की जो कम्युनिकेशन है वो आपके ब्रांड की लेगेसी को कैरी करना चाहिए। फिर दूसरा, क्या आपकी ब्रांड कम्युनिकेशन आपके ब्रांड के साथ रेलेवेंस क्रिएट करती है? क्या आपका कंज्यूमर रेजोनेट होता है इन इन तमाम चीजों के साथ? फिर एक कॉन्सेप्ट है परसेप्शन वर्सेस कंफ्यूजन। आपके ब्रांड का परसेप्शन कुछ और है, लेकिन जब मैं वो टीवी कमर्शियल देखता हूँ जिसमें मुझे मिलीनियल्स जो हैं वो हिप हॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पे जैज कर रहे हैं, सांबा आई मीन रामबा कर रहे हैं, सॉरी सालसा कर रहे हैं, तो ये सब मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे रूह अफ़ज़ा वहां पे कहीं पर भी सिंकअप होता हुआ नजर नहीं आता। बेसिकली जब मैं रूह अफ़ज़ा की बात करता हूँ तो मुझे एक ऐसा ब्रांड नजर आता है जो कि बड़ा हॉली सा है, जो बहुत ईमानदार सा है, यू नो आई मीन। मैं समझता हूँ जिस वक्त आप अपनी लेगेसी कैरी कर रहे हैं मशरूब मशरिक कहकर, उस ब्रांड को इतना ज्यादा हिप हॉप या वेस्टर्नाइज कर देना, आ, आप जिस पोजीशनिंग की तरफ आप लेके जा रहे हैं वहां पर आपका वो ब्रांड कैरी करना मुश्किल है। पॉइंट नंबर टू, इस टीवी कमर्शियल की थिएटराइजेशन। देखें,
एडवर्टाइजिंग मैं पाकिस्तान में भी पढ़ाता रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ाता रहा हूँ। जो ड्रामाटाइजेशन और थिएटराइजेशन होती है आपके ब्रांड की, वो आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग डिटरमिन करती है। तो पहली बात यह है कि आपकी पोजीशनिंग तो किसी भी तरीके से सिंकअप हो नहीं रही है, और अगर आप न्यू पोजीशनिंग करने की बात कर रहे हैं तो ये न्यू पोजीशनिंग इज गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। ओके, अब दूसरी चीज जो मैं आपसे थिएटराइजेशन की बात कर रहा हूं, मैंने वहां पे देखा कि उस एड के अंदर कुछ कंजम्पशन शॉट्स दिखा रहे हैं। अब वो कंजम्पशन शॉट्स क्या हैं? वो जब कंजम्पशन शॉट्स मैंने उनके देखे हैं, तो मैंने देखा कि वहां पे कुछ बारबेक्यू हो रहा है, बारबेक्यू के साथ जो है वो रूह अफ़ज़ा पीते हुए दिखा रहे हैं। देखें, बारबेक्यू कभी भी सिंकअप नहीं करता। बारबेक्यू इज सिनोनिमस टू फिजी ड्रिंक, फिजी ड्रिंक इज सिनोनिमस टू बारबेक्यू। मैंने देखा वहां पे कि रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं और उसके अंदर फिर मैंने कुछ ऐसे यंगस्टर्स देखे वहां पर, ऐसे मिलेनियल्स देखे, ऐसे जेनजी देखे, छोटे बच्चे बच्चियां जो है वो रूह अफ़ज़ा को इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे वो कोई फिजी ड्रिंक एंजॉय करते हो। ये मुझे कहीं से भी कोरिलेट होता हुआ अपने ब्रांड के साथ नजर नहीं आया। हाँ, अगर शायद कोई ऐसा गेट टुगेदर होता कि किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर किसी बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, आप उसके अंदर कुछ इस तरीके से का कोई थिएटराइजेशन कर रही होती, तो शायद आई वुड हैव पुट माय मनी टू दैट। बट इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर मुझे इनका पूरा का पूरा टीवी कमर्शियल कहीं से भी ब्रांड के साथ सिंकअप होते हुए नजर नहीं आ रहा। बल्कि मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फील है कि इस टीवी कमर्शियल को देखने के बाद जो इनका हिस्टोरिक कंज्यूमर है, यानी कि जो बाबे बैठे हुए हैं मेरी उम्र के 48 49 इयर्स के बाबे हैं, या जो 40 प्लस के लोग हैं, या 60 इयर्स के लोग हैं, या 70 इयर्स के लोग हैं, जो आज भी रूह अफ़ज़ा को सेलिब्रेट करते हैं, शायद वो भी उन रूह अफ़ज़ा और अपने दरमियान एक ग्रेट डिस्टेंस जो है वो क्रिएट होता हुआ फील करेंगे। So I don't think so. I mean, Ruafza would have done the right amount of advertising. I mean, they could have done something better. मुझे उधर कंफ्यूजन है थोड़ी सर। आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि रूह अफ़ज़ा मार्केट में हमेशा अपने आप को सिर्फ रमजान का या फेस्टिव ड्रिंक बताने नहीं आया था। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये सिर्फ फेस्टिव का ड्रिंक नहीं है, तो सबके लिए, तो फिर उस लेवल पे आप लेके जाते। अब यानी आपके अब कंपेटिटर्स वो लोग हैं, माजा हैं, कोक हैं, जो दीगर सारे लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। रोर है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ड्यू है। तो अगर आप सबके लिए हैं, क्योंकि वो भी ड्यू भी चैलेंज दिलाता है सबके लिए, ठीक है, ड्यू ने किया तो फिर क्या जिया। यहाँ ये दिलाते थे पहले कि ये जी रिफ्रेशिंग है। तो उधर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि कैसे ये फिर इसे सिंक्रोनाइज कैसे करें। अगर हमें इसे ग्लोबली ही रखना था, यानी कि सबके लिए ये सबका है और एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो फिर 30 साल तक मुझे ये क्यों बताया गया या एक कंज्यूमर को कि रमजान में दुआओं के साथ, और ये क्यों हो रहा था। अब जैसे करशी था, लाइफ कांट बी फ्रेशी, करशी जामे शीरी, और रमजानों की बात नहीं थी हर वक्त। उनका एड भी जो चलता था वो कहीं से ये नहीं था कि जी ये सिर्फ रमजान के लिए। कुछ फील इनके पास, वो अफ़ज़ा के पास थोड़ी उस तरह की थी। आई माइट बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट व्हाट आई एम थिंकिंग। To be very honest, मुझे मुझे ये इनका 2025 का टीवीसी देख के ऐसा लगा रूह अफ़ज़ा डर गया। आप शायद उस वक्त बहुत यंग होंगे जिस वक्त यूनिलीवर वॉल्स पाकिस्तानी मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा था, एंड पोल्का जो था वो थोड़ा सा फ्राइटेंड हो गया से यूनिलीवर वॉल्स से, एंड इवेंचुअली पोल्का ने अपना सारा का सारा सेटअप उनको सेल आउट किया एंड दे जस्ट वेंट अवे। मुझे ऐसा लगता है रूह अफ़ज़ा भी बिल्कुल इसी तरीके से अननेसेसरीली थ्रेटन्ड हो गया। किन से? ये जूसेस से, ट्रेंड से, फिजी ड्रिंक से। हमने सोचा कि शायद सब कुछ अब जो है वो चेंज हो रहा है, और जो लेगेसी रूह अफ़ज़ा लेकर चल रहा है, शायद वो लेगेसी विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्सोलीट होती चली जाएगी। देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपका ऑगमेंट, जैसे जैसे आगे नई जनरेशन आती रहती है, प्रोडक्ट में ऑगमेंट होना पड़ता है।
प्रोडक्ट, लेकिन जो यूनिक सेट ऑफ प्रपोजिशन रूह अफ़ज़ा अपने साथ कैरी किए हुए था, मशरूब मशरक, दादी की, फादर की, मम्मी की, वो जो लेगेसी वो साथ कैरी किया हुआ था, वो उस लेगेसी के ऊपर भी बहुत अच्छा बिल्डअप कर सकते थे, बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, आई मीन उन्होंने ऐसा ब्लंडर क्यों किया? क्योंकि जब आपकी कोई भी एक टीवीसी प्रोड्यूस होता है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड मैनेजर या कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व नहीं होती। इसका कॉर्पोरेट डिसीजन। अगर वो ये टीवीसी लेके आए हैं तो वो यकीनन ये सोच के लेके आएंगे, शायद वो अपने आप को कहीं पोजीशन जो है वो टॉप प्लेयर में जाके करेंगे, या उन्होंने ऐसा समझा होगा कि शायद जो यूनिलीवर जो है विद आई मीन रूह अफ़ज़ा जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ऑब्सोलीट होता चला जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कहीं कहीं हम ऑब्सोलीट हो जाएं। उनको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए था कि जो प्लेटफॉर्म वो अडेप्ट किए हुए हैं वो तो सबसे ज्यादा यूनिक प्लेटफॉर्म है, उनको उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना बिल्डअप करना चाहिए था। इसमें कोई शक की बात नहीं है, रूह अफ़ज़ा एक ग्लोबल ब्रांड था, रूह अफ़ज़ा एक ग्लोबल ब्रांड है। मैं आई मीन हम मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ मल्टीपल जगह के ऊपर जाके, बल्कि मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त इंसाइट देता हूँ। यहाँ यूके में एक चेन ऑफ रिटेल स्टोर है, जो कि यूके की बड़ी लीडिंग चेन ऑफ रिटेल स्टोर है, जिसका नाम है टेस्को। यहाँ इस टेस्को में किसी प्रोडक्ट का अवेलेबल होना इस बात की गारंटी है कि वो एक ग्लोबली सक्सेसफुल ब्रांड है। कैन यू बिलीव, एशिया का सिर्फ वाहिद ड्रिंक रूह अफ़ज़ा है जो कि हर टेस्को स्टोर के ऊपर आपको अवेलेबल मिलता है। ना सिर्फ अवेलेबल होता है, बल्कि रमजान में और ईद के टाइम के ऊपर इसके बड़े बड़े ओसीडी, जो कि प्राइमरी शेल्फ से हटकर सेकेंडरी शेल्फ के ऊपर वो जो बहुत बड़े बड़े गोंडोला लगा दिए जाते हैं, रैक्स लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर ब्रांड जो है वो अच्छी तरीके से डिस्प्ले करके बेचा जाता है। आई डोंट नो रूह अफ़ज़ा ने ये क्यों मिस्टेक की। आई मीन दे शुड नॉट हैव डन दैट। सर दैट इज द थिंग, सर दैट इज द थिंग, सर दैट इज द थिंग, यही यही वो बात है सर। ये मेरा अपना ब्रांड है, रूह अफ़ज़ा हो, एक्स वाई जेड, जितने भी हमारे अपने ब्रांड्स हैं। कैसे हम अब इस चीज पे बात करते हैं, हम इसमें इम्प्रूवमेंट किया, हमने क्रिटिसाइज भी किया, हमने डिस्कस किया, हमने ऐसे सीखा। अब समझे कि मैं ही हूँ रूह अफ़ज़ा, मैं ही उसका ब्रांड मैनेजर हूँ, या मेरा ही कोई दोस्त है, मेरा ही कोई भाई है, हम एक ही कम्युनिटी है ना। हम कैसे इम्प्रूव करें? हाँ मतलब ठीक है, अब तो हो गया, अब सिचुएशन को हमें कैसे वापस कवर। मैं एक बात आपको बड़ा कैटेगरिकली कह दूं, आपने जब ये वर्ड यूज किया ना कि मैं ही उसका ब्रांड मैनेजर, कोई ब्रांड कम्युनिकेशन सिर्फ ब्रांड मैनेजर प्रोड्यूस नहीं करता। ब्रांड, उसके पीछे एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो कि कॉर्पोरेट डिसीजन होता है। उसके पीछे आपकी पूरी सप्लाई चेन बैठी हुई होती है जिनके साथ बाउंस किया जाता है, आपकी सेल्स टीम बैठी हुई होती है जिनके साथ ये चीजें ऑन एयर जाने से पहले बाउंस की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भाई एक ब्रांड मैनेजर है जिसने गलती की है, इस ब्रांड मैनेजर को जो है वो कंपनी से फारिग कर दो तो रूह अफ़ज़ा जो है सही हो जाएगा, या सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इसके दैट इज द सेकंड पॉइंट सर। आपके आप आपके इस चैनल से, आपके जो प्लेटफॉर्म से जो मैसेज कम्युनिकेट होगा वो ये होगा कि इट्स अ ब्लंडर फ्रॉम द ब्रांड मैनेजर। नो, इट्स नॉट द ब्लंडर। आपकी कंपनी में जितनी भी लेयर्स हैं, एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, हर कोई। आप अपॉलॉजी, मैंने आपकी बात काट दी थी, प्लीज आप यू कैन कम बैक टू योर क्वेश्चन अगेन। नहीं सर, मैं इसी तरफ चाह रहा था कि हम डिस्कशन इसी तरफ लेके आए कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर बैकलैश आया तो ब्रांड मैनेजर फारिग। इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी सर इस चीज में। तो मैं यही सुनना चाह रहा हूँ आपसे कि बेहतर बेहतर अंदाज क्या है। हम अब जो चीज बिगड़ गई है, जो ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड, अब ये इम्प्रूव कैसे हो, हम स्टेप नंबर 1 क्या हो इस पूरी मतलब मैं ये चाहता हूँ आप थोड़ी सी थोड़ा क्या कहते हैं, आप गाइड करें उन लोगों को जिनके ये वेंचर्स हैं, कि वो सोचें, वो फोकस करें इस चीज पे कि ये एक फर्द वाहिद का काम नहीं होता, दिस इज अ क्रिएटिव वर्क, इस पे टीम लगती है पूरी, इसकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एरियाज हैं कंसर्न्स के। तो कुछ आप सर उस पे कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी
टीवी कमर्शियल की जो लाइफ होती है वो 84 सेकंड्स की होती है। अब मेरी उर्दू की गिनती इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप उर्दू में 84 को। सर सर ये तो सिर्फ एक मिथ है। हमने सुना है आप उर्दू बोल नहीं पाते, माशाल्लाह आप बड़ी जबरदस्त ब्रीफ भी करते हैं। हमने प्रेजेंटेशंस भी आपके साथ अटेंड किए हैं, तो बहुत अच्छी माशाल्लाह जाती। अभी भी आप उर्दू में इतना अच्छा कह रहे हैं, ये क्यों लगता है आपको या लोगों को कि भाई उर्दू नहीं बोलते? नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इज उर्दू और मैं बहुत अच्छी उर्दू बोलता हूँ। ना सिर्फ उर्दू बोलता हूँ अच्छी, बल्कि उर्दू में समटाइम पोइट्री भी कर लेता हूँ। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। ये बस एक मिथ है। आई डोंट नो लोगों ने ये क्यों समझ बैठे हैं कि मेरी जो उर्दू है वो इतनी वो थोड़ी वीक है। बिल्कुल मेरी उर्दू वीक नहीं है। आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी प्रोफिशिएंट इन उर्दू बाय द वे। उर्दू इज माय फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ऑनेस्ट। नहीं सर, इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसी तरह बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, एक कंफर्ट लेवल के साथ सब इससे कनेक्ट कर सकें। मैं आपके क्वेश्चन जी मैं आपके सर। क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि अब हमें इस सूरत में क्या करना चाहिए। देखिए, किसी भी एड की जो लाइफ होती है वो 84 सेकंड्स होती है। 84 सेकंड के बाद चाहे वो कंज्यूमर हो, शॉपर हो, जिसके लिए भी, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए आपने ये एड बनाया होता है, वो उसको भूल चुके हुए होते हैं। इसीलिए एड को सर्टेन फ्रीक्वेंसी से चलाया जाता है ताकि वो आपके टॉप ऑफ द माइंड रहे। अच्छा जी, अब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट फ्लो इन की, जो भी जिन जिन चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान में आपने अपना टीवी ऐड चला, जिन मैंने भी कुछ चैनल्स के ऊपर देखा, क्रिकेटिंग सीजन चल रहा था तब भी वहां पे भी मैंने देखा आपका वो, कुछ सोशल मीडिया पे देखा। जब यही कंज्यूमर आपका रिटेल स्टोर पे गया होगा ये डिसीजन करने कि मैंने कौन सा रेड सिरप लेना है, मैंने ये मशरूब मशरिक वाला रेड सिरप लेना है, या मैंने जामशीरी वाला जो है वो रेड सिरप लेना है, या मैंने नौबहार वाला रेड सिरप लेना है, या रस वाला सिरप, व्हाटएवर। अब आपको अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हैवी इनफैक्ट्स के साथ जाना चाहिए। क्यों? एक तो आपने अपना कंज्यूमर, अपना शॉपर डैमेज किया है वो चीज दिखा के। वो जो एक लेगेसी लेकर चल रहे थे वो उसने अपने आप को कोरिलेट ही नहीं कर पाया। अब आपने रिटेल स्टोर पे इतनी मैसिव कम्युनिकेशन देनी है कि ताकि उस शॉपर का जो कि डिसीजन ऑल्टर कर गया है जामशीरी पे जाने के लिए, अब वो वापस ड्रैग बैक हो आप लोगों की तरफ। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। एक चीज आप लोगों ने तोड़नी होगी, हर किसी ने, जितने भी ब्रांड टीम है, जितने भी मेरे पास यंगस्टर्स हैं। देखिए, मेरे पास डेज इन डेज आउट ईमेल्स आ रही होती। जब मैं इंडियंस की ईमेल पढ़ता हूं तो मैं एक बड़ा ही डिफरेंट स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन में फील करता हूं। और जब मैं अपने पाकिस्तानी ब्रांड टीम की तरफ से मेरे पास ईमेल आती है, वो मुझसे बड़े बेसिक, बड़े पैटी, बड़े नाइफ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें थोड़ा सा इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि 73% डिसीजन आर बीइंग टेकन एट द शॉप फ्लोर। यानी ये वो आपका मोमेंट ऑफ ट्रुथ होता है जहां पे आपका बिजनेस का जो बॉटम लाइन होता है वो रेड से ब्लैक या ब्लैक से ग्रीन हो सकता है। बेहतर यह है कि हम अपना ज्यादातर फोकस जो है वो उन मोमेंट ऑफ ट्रूथ को कैपिटलाइज करने में लगाएं जहां पे आपका शॉपर आपकी प्रोडक्ट को आपकी बास्केट में डालकर काउंटर तक लेके जाता है, फिर उसके पार्किंग में, पार्किंग से कंज्यूमर तक लेके जाता है। तो हमारी कोशिश ज्यादातर ये होनी चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन इस तरीके से डिजाइन हो कि हमारा शॉपर उसके साथ ज्यादा जो है वो कोरिलेट कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक चला जाता है तो कंज्यूमर ने तो आपका प्रोडक्ट ट्राई करना ही करना होता है। देन इट्स अ डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर कि उसके बाद आपका प्रोडक्ट का पहला पी किस तरीके से काम करता है, आपकी प्रोडक्ट के कंपैरेटिव एनालिसिस वो किस तरीके से करता है कंज्यूमर, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन इस वक्त रूह अफ़ज़ा को जो सबसे पहली चीज करने की जरूरत है, समर सीजन अपने पीक के ऊपर है, अपना जो मीडिया से जो इनका इन्फ्लक्स है इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा सा पुल बैक करें, ज्यादातर एक्सेलरेट करें अपना रिटेल स्टोर के ऊपर, जहां पे 73% लिए जाते हैं डिसीजन।
और रूह अफ़ज़ा को वापस से इन स्टोर ब्रांडिंग के थ्रू द मशरूब मशरिक और वो वैल्यू सिस्टम और वो कल्चर, वो तमाम चीज़ें लेके आएँ। दूसरी बात ये खौफ ना खाएँ। फिज़ी ड्रिंक से, कोका कोला से, पेप्सी से, जूसेस से, नेस्ले से, दूसरे जूसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खौफ ना खाएँ। अपने इस खौफ को बाहर निकालें, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। आपने रूह अफ़ज़ा को रूह अफ़ज़ा इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर बनाया है। आप रूह अफ़ज़ा के साथ मॉडर्नाइज़्ड रूह अफ़ज़ा विद द सेम लेगेसी कैरी कर सकते हैं। हमने आज भी बहुत सारे ऐसे बाबे देखे हैं जो कि जेन ज़ी के साथ, जो कि मिलेनियम के साथ बड़े अच्छी तरीके से जलीन हो जाते हैं। आप समझें कि आप रूह अफ़ज़ा एक ऐसे चचा जान हैं जो कि फैमिली के बच्चों के साथ बहुत अच्छे जलीन हो जाते हैं। उसके लिए आपको टाइट जीन पहन के हिप हॉप करवाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपना वो जो आपका ऑर्थोडॉक्स कंज्यूमर है, वो आप कंज्यूमर अपना लूज करेंगे। और बेसिकली जो आपका ऑर्थोडॉक्स कंज्यूमर है, वही तो आपका कंज्यूमर है कि जिसने आपकी ये लेगेसी क्रिएट कर रखी है, आपके नए कंज्यूमर्स को ये बता के कि हम बचपन से रूह अफ़ज़ा पीते हुए आ रहे हैं। होप आई क्लियर्ड माय पॉइंट टू यू। अच्छा सर, हमने इसको तो डिस्कस किया, हम किसी अच्छे ऐड को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप क्या समझते हैं नेशनल का करंट ऐड? नेशनल के ऐड ने बहुत अच्छी अपनी जो उनकी डिलीवरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो बड़ा अच्छा फील भी क्रिएट करा सके। तो आप क्या समझते हैं कि उस उस तरह के एड्स का क्या रोल है? वेल, नेशनल के तो बहुत सारे मैंने टीवी कमर्शियल्स देखे हैं और मैं देखता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप नेशनल का कौन से टीवी कमर्शियल की बात कर रहे हैं मेरे से? आप मुझे कुछ आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं? सर, ये वो वाले ऐड की बात कर रहा हूँ मैं, जो देखे फैमिली बैठी हुई है, लाइक गेट टुगेदर है, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे इमोशंस भी ऐड करे। तो आप उसके बारे में कुछ, बिल्कुल रिसेंट है नेशनल फूड। देखिए, मेरी एक बात याद रखें, जितनी भी ब्रांड टीम इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देखिए, जब आप अपना कोई ब्रांड कम्युनिकेशन डिज़ाइन करते हैं, उसकी दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। या तो आप इमोशन या फिर फंक्शनल। या तो एड आपका इमोशनल होता है या एड आपका फंक्शनल होता है। जनरली जो आपका इमोशनल एड होता है, वो ज्यादा जल्दी कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि वो लाइव वायर बन जाता है। नेशनल फूड के जिस एड के बारे में आप मुझसे बात कर रहे हैं, शायद हस्बैंड एंड वाइफ, देयर इज नो सम स्क्रिमिशेस हैपेंड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और उनका बेटा जो है वो उनको कंसोल कर रहा है। आई मीन दैट्स द एड यू आर टॉकिंग अबाउट। if that is so, I really like the theaterization. बड़ा इमोशनल कनेक्ट है उस एड के साथ, ऑल दो कि उसके अंदर मुझे फंक्शनल एलिमेंट बहुत मिसिंग नजर आया है, बट वो एड वर्थ वॉचिंग एड है। इससे ज्यादा अच्छा एड मैं आपको नेशनल फूड का, शायद ये नेशनल फूड का सेकंड एड है जो कि मुझे पसंद आया। इससे पहले मुझे एक नेशनल फूड का टीवी कमर्शियल बहुत अच्छा लगा। आई मीन 7-8 ईयर्स बैक की बात है। नेशनल फूड जिस वक्त अपना कैचअप को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहे थे, तो एक टीवी कमर्शियल इन्होंने प्रोड्यूस किया, नेशनल कैचअप जरूरी। मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश, मैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मैंने वो एड उनको फॉरवर्ड किया। जहां जहां मैं गया, वहां वहां मैंने वो उस एड को सामने पोर्ट्रे किया कि देखो, टीवी कमर्शियल इसको कहते हैं। वो क्यों था? मैंने इमोशनल और फंक्शनल, इससे अच्छा ब्लेंड नहीं देखा किसी भी टीवी कमर्शियल में, ना तो वेस्टर्न कंट्री में ना ईस्टर्न कंट्रीज में। क्यों मैं ये कह रहा हूं? वो एड इस तरह स्टार्ट होता है, नेशनल कैचअप जरूरी। जितनी भी कंजम्पशन मूवमेंट है नेशनल, आप केचप पास्ता के साथ खा सकते हैं, आप केचप जो है वो बारबेक्यू के साथ खा सकते हैं, आप केचप जो है वो समोसास के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट फ्रीटर्स फ्रीटर्स जो पकौड़े होते हैं, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं। जितने भी आपके पॉसिबल कंजम्पशन मोमेंट थे वो उस एड के अंदर दिखाए गए। और उसके अंदर एक टैग लाइन उसने ऐड की, नेशनल केचप जरूरी।
और उफ माय गॉड, आई मीन आप उसमें मैंने इतना अच्छा ब्लेंड किसी भी रीजन टू बिलीव और रीजन टू बाय किसी एड में नहीं देखा। शानदार एड है। उसके बाद अगर मैंने कोई नेशनल फूड का कोई एड अच्छा देखा है, वो इमोशनल अटैचमेंट के साथ वो ये वाला एड देखा है। अच्छा, इसमें लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे इसमें नेशनल फूड की कहीं भी कोई फंक्शनैलिटी नजर नहीं आई है। रेसिपी मिक्सेस आर बीइंग सोल्ड बेस्ड ऑन फंक्शनल, नॉट ऑन इमोशनल। अनफॉर्चुनेटली ये रेसिपी मिक्सेस का डिलेमा है कि कोई भी औरत कितनी मर्जी अच्छी चाहे डिश बना ले, बिरयानी बना ले, कौरमे बना ले, तो चिकन कढ़ाई बना ले, तो मटन कढ़ाई बना ले, कभी भी जब उसकी तारीफ होती है तो वो ये नहीं कहती कि मैंने एक्स ब्रांड से बनाया, मैंने वाई ब्रांड से बनाया, मैंने जेड ब्रांड से बनाया, कभी भी नहीं कहती। तो आपका वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो हमेशा डिमिनिश रहता है। औरत सिर्फ औरत ही जानती है वो कि उसने क्या किया है कि, लेकिन हाँ, उस औरत को कन्विंस करने के लिए आपकी जो फंक्शनैलिटी है, आपके क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, कब डलना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, दैट मैटर्स अ लॉट। तो मुझे वो थोड़ा सा फंक्शनल एलिमेंट उस एड का मिसिंग नजर आया, बट इमोशनली वो बड़ा डोमिनेंट एड है, बहुत अच्छा एड है। सर वो बड़ा अच्छे वो बाई किया तो समझो भाई किया, बड़ी जबरदस्त फील अटैचमेंट थी, बाई किया का एक्सीलेंट, ऐड था, बहुत अच्छा ऐड था। एक्सीलेंट। और मतलब कितना कितना कन्वीनियंट भी था, छोटा भी था, और वक्त की जरूरत भी है, लोगों को ये चाहिए होता है, तो ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होते हैं। कितनी जबरदस्त वो लाइन लेके आए कि भाई किया तो समझो करेक्ट। भाई किया, यानी भाई थोड़ी लूट बिल्कुल सही, लेगा बिल्कुल तुमको। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नो नो डाउट, आई मीन आई मस्ट हैव सीन दैट टीवी कमर्शियल। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। जो उसकी पंच लाइन है, इट्स अ ब्रिलियंट पंच लाइन, बट फॉर दैट पंच line the entire credit goes to advertising agency, whichever advertising agency created that TV commercial. I mean 10 on 10 to them. बाई किया तो भाई किया, या भाई किया तो बाई किया, something brilliant. I like that. सर एक वो था, मेरे देश का बिस्किट गाला, इतना जबरदस्त कैंपेन। वो एक बहुत ही शानदार टीवी कमर्शियल था, बहुत ही शानदार टीवी कमर्शियल था, मेरे देश का बिस्किट बिस्किट गाला। देखिए, अभी 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 एक एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अभी क्योंकि आपने ये गाला की बात छेड़ी है। जरूरी नहीं है कि आप अगर लोग मिलेनियल की बात कर रहे हैं, लोग जेनजी की बात कर रहे हैं, अब अपकमिंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने अपने आने वाले टीवी एड जो हैं वो उसी फॉर्मेट पे बनाना शुरू कर देने। इसी कंपनी, ये जो गाला की बात कर रहे हैं, इसी कंपनी का एक ब्रांड है जीरा, जिसका नाम है जीरा प्लस। आप इनके कभी टीवी कमर्शियल्स देखिएगा। इन्होंने अपने मॉडर्न न्यू जनरेशन के लिए अनवर मकसूद को उस टीवी एड में लेके आते हैं, एंड अनवर मकसूद साहब अपने जिंदगी का प्लस बताते हैं। फिर वो किसी और को लेके आते हैं, वो अपनी जिंदगी का प्लस बताते हैं, ये मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ। हम लोग टीवी कमर्शियल इसलिए बनाते हैं ताकि अपने कंज्यूमर के साथ अच्छे तरीके से स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकें। ये कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होती है कि जब हम अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन योरसेल्फ, आप अपने कंज्यूमर को कब समझते हैं? जब आप अपने कंज्यूमर को रैकी करते हैं। जिस वक्त आप अपने कंज्यूमर को रैकी करते हैं तो आपको आपका कंज्यूमर आपको बताता है कि अब मेरी किस टाइप की कम्युनिकेशन मार्केट में इन होनी चाहिए, या मैं किस, मेरा जो टच पॉइंट्स हैं, मैं वो कौन कौन से टच पॉइंट मुझे स्टिमुलेट करते हैं। 90% टाइम जब मैं पाकिस्तानी टीवी कमर्शियल्स देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक रन ऑफ द मिल है। हम बीटिंग अराउंड द सेम बुश किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। मैं आपको इसकी एक लाइव एग्जांपल देता हूं। एक बॉडी स्प्रे आता है पाकिस्तान के अंदर, और उसका नाम था फॉग। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। मैं उन दिनों पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा था। तो आई हर्ड स्टूडेंट सेइंग, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है? और क्योंकि आई
आई बीइंग इन द कराची, तो वो कुछ थोड़ा सा वो एक्सेंचुएट हो गया कराची वाले स्टाइल में। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है बट वेरी गुड, इट लुक्स गुड। आप नहीं है वहां पर, आप फिर भी वहीं थे, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। मैंने भी रिसेंटली एक टीवी कमर्शियल देखा, एक और पाकिस्तानी बॉडी स्प्रे का। तो उन्होंने एक उनसे एक लाइन बोरो कर ली, और वो लाइन क्या थी, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो अभी पिछले दिनों हम कहीं पे बैठे हुए, हमारी बात हो रही थी, तो किसी ने हमें कहा कि यार ये फॉग ने दोबारा से अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दी। नो, हाँ फॉग का एड आ रहा है, वो आ रहा है ना, अभी तक चल रहा है। तो आई सेड नहीं नहीं, वो फॉग का एड नहीं है, वो तो किसी और कंपनी का एड है, वो कोई दूसरा बॉडी स्प्रे जिसका वो ऐड है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। अब देखें, यही सबसे बड़ी बात होती है कि आज मैं उस ऐड को बताने के लिए फॉग का रेफरेंस दे रहा हूँ। माय गॉड, यानी फॉग ही रिकॉल हो रहा है। एक बचपन का ऐड मुझे आपको आज तक याद है, जिसने बड़ा कंपटीशन टफ क्रिएट कर दिया था टूथपेस्ट सेगमेंट में। आपको अगर याद हो, जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई, 12 रुपए में लाई वो। अब देखें, उस टाइम पे इतनी ज्यादा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस और इतना फरोग नहीं था इन चीजों का, लेकिन मार्केटियर एट दैट टाइम न्यू, उसने हिलाई थी मार्केट। ऐसा सर, उसी टाइम पे जो लोग इसमें दीगर कंपेटिटिव ब्रांड्स में क्लोजअप हैं, कोलगेट हैं, मेरी उन लोगों से इस चीज पे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि यार इन्होंने बहुत टफ कंपटीशन उस वक्त मार्केट में क्रिएट किया, इनकी बड़ी जबरदस्त पेनिट्रेशन थी, प्राइस वाइज भी, मतलब उस वक्त बड़ी मैसिव और बहुत जबरदस्त कैंपेन थी। तो आप ये देखें कि उस वक्त इतने ज्यादा ये मीडियम स्ट्रांग नहीं थे, बट मेरा ये ख्याल है कि सर एक अच्छी साइकोलॉजी, एक अच्छी कनेक्टिविटी अगर आप बिल्ड करा देते हैं ना एक ब्रांड से, तो फिर उसको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल होता है। आप क्या समझते ना जाने क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर थोड़ा थोड़ा जल्दी में है, और वो थोड़े हेस्टी डिसीजन ले रहे हैं। बगैर, हम चाहते हैं कि बगैर किसी रिसर्च किए हम एक ऐसी चीज क्रिएट कर लें जो कि मार्केट में बैंक करे। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि डेज इन डेज आउट हम लोगों से बात करते रहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि हम बस वन टाइम शॉट खेल के बहुत सारी प्रॉफिट और बहुत सारी सेल्स हासिल करना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है। इट्स अ कंसिस्टेंट एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। वहाँ आपकी इंस्टॉलेशन होती रहती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड एंड यू कीप ऑन पेनिट्रेटिंग इन द मार्केट। वो इंस्टॉलेशन चाहे आपकी मार्केटिंग फॉर्म में हो, सेल्स फॉर्म में हो, ट्रेड मार्केटिंग फॉर्म में हो, शॉपर मार्केटिंग फॉर्म में हो, आई मीन जिस किसी भी उसमें हो, बट आपको ओवरनाइट रिजल्ट, जब भी आपको ओवरनाइट रिजल्ट मिलता है किसी भी टीवी कमर्शियल का, याद रखिएगा, ओवरनाइट रिजल्ट किसी भी टीवी कमर्शियल का जब भी आपको मिलेगा, उसमें आपको वेम्पायर एक्टिविटी होगी। अब वेम्पायर एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें आपका जो टीवी एड होता है वो तो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, और जो आपका ब्रांड है वो उस तरीके से डिजायर अमाउंट ऑफ बिजनेस हासिल ही नहीं कर पाता मार्केट से। ये ये सिर्फ जब जो भी आपका टीवी कमर्शियल ओवरनाइट हिट होगा, उसका वेरी रेयर चांसेस कि उसका इम्पैक्ट आपकी ब्रांड के रिजल्ट्स पे आए। हैं? अच्छा सर, मैं ये तो नहीं चाहता कि ये टॉपिक क्लोजर की तरफ जाए और इसका एंड हो, क्योंकि इसे इस तवील इस कन्वर्सेशन में मैंने ये फाइंड आउट किया कि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हम इसी सेगमेंट को कंटिन्यू करें और इसको एंड नहीं करें, इसको हम कंटिन्यू करें। इस पे आप सब जो व्यूअर्स हैं वो इस पे अपना इनपुट दें, हमें बताएं कि नेक्स्ट हम किस चीज के ऊपर आपके लिए डिस्कशन को लेके आए। और इसमें यू ऑल आर फ्री टू कमेंट। आपको बुरा लगा तो आप हमें बुरा कमेंट कीजिए, आपको बहुत बुरा लगा तो आप हमें बहुत बुरा कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा तो आप हमें अच्छा कीजिए, हमें राय जरूर दीजिए। और हमारा मकसद ये है, आर एम इज
कि हम वो तमाम बच्चे, वो मैनेजमेंट साइंसेस के लोग जिनके पास वो एक्सपोजर नहीं है, अगर हमारे पास कुछ थोड़ा सा हमारी इस डिस्कशन से हम उस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकें तो वी वुड लव टू कंट्रीब्यूट टू दैट। और इसमें हम काफी लोगों का भला कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी लर्निंग बल्कि काफी लोगों के लिए एक बेहतर लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं जो कि टू वे कम्युनिकेशन पे मबनी है। आप सब अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और आतिफ साहब, आप हमसे वादा कीजिए कि इस को आप हमारे साथ कंटिन्यूड एक वो सीरीज लेके चलेंगे जिसमें जो हमारे अगर व्यूअर्स में से जो लोग यूके में या आपके एरियाज में मोबिलाइज होना चाहते हैं, वो कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको आज हमसे वादा करना पड़ेगा कि आप हमारे उन तमाम लोगों के लिए ओपन होंगे। वेल थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले देखें, मेरे डोर्स हर उस प्लेटफॉर्म के लिए ओपन हैं जो कि लर्निंग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, जो कि किसी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो चाहे इंडिविजुअल ग्रोथ हो या ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो। देखें, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका ये प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग होगा और ये इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो यकीनन ये प्रोग्राम बहुत ही एक्साइटिंग मुझे लगा है। इसके अंदर मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आपका प्लेटफॉर्म, जब भी आप मुझे लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए कॉल देंगे, आप मेरे से कंट्रीब्यूशन चाहेंगे, माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन। हर इंडिविजुअल के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी दूसरी मार्केट में जंप इन करना चाहती है, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी दूसरी मार्केट के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो स्टील विद प्राइड करना चाहते हैं, यस आई एम अवेलेबल फॉर देम। Thank you so much, Adir Saab. This was really a very wonderful and constructive session that we had. और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम पॉजिटिविटी और लर्निंग के इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और कई प्रोफेशनल्स को आप जैसे इंशाल्लाह हम इस एवेन्यू पे इकट्ठा करेंगे और सब मिलकर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो फॉर द नेक्स्ट आप लोगों ने हमें बताना है कि हम अपने किस चीज़ के ऊपर आए और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक वी आर मीटिंग अगेन। थैंक यू सो मच गाइस।